द फ्रेंच वर फॉलोइंग द डच एंड ब्रिटिश फुटस्टेप्स। फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने डच हॉलैंड के लोग और ब्रिटिश के जो लोग थे उनके फुटस्टेप का अनुसरण किया। दे ऑल्सो फॉर्म्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664। 1664 में फ्रेंच ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया वाज फाउंडेड एट सूरत इन 1668। 1668 में सूरत के अंदर पहला फ्रेंच का ट्रेडिंग सेंटर खुला। ब्रिटिश का खुला था हुगली में 1651 में, ठीक है। हाँ, और डच जो थे वो आए थे हमारे देश में 1602 में। दिया मेजर सेटलमेंट इन इंडिया वर पुदुचेरी, जिसे पौंडीचेरी कहा जाता है, चंद्रनगर एंड माहे, ये इनके मुख्य सेंटर थे जहां पे उन्होंने अपना सेटअप किया। उसके बाद आता है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड द कर्नाटिक वार्स। यहाँ पे एंग्लो का मतलब इंग्लिश लोग जो थे, ब्रिटिश और फ्रेंच, उन दोनों के बाद में क्या हुआ, राइवलरी, उनके बीच में क्या हुआ, युद्ध होता है। और कार्नेटिक वार्स, इसे कहा जाता है कार्नेटिक वार। 3 वार हुए थे और उनका रिजल्ट क्या था, उनको कार्नेटिक वार क्यों कहा जाता है वो हम पढ़ेंगे। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अप्रोच द मुगल एम्परर एज ए पेटिशनर। ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी वो उस वक्त जब हमारे देश में आई थी, तो यहाँ के जो मुगल एम्परर थे उनमें उनके दरबार में एक याचिकाकर्ता बन करके आए, भिखारी बन करके आए कह सकते हैं। However, they day by day they consolidated their position. Consolidated का मतलब होता है अपने आप को सुदृढ़ करना। उन्होंने अपनी पोजीशन को हर दिन बर दिन वो सुदृढ़ करते रहे। They decided, उन्होंने फैसला किया to make best use of declining मुगल power after the death of औरंगजेब। औरंगजेब मर गए थे। औरंगजेब के मरने के बाद में जब डिसऑर्डर फैल गया था, वार ऑफ सक्सेशन हो गया था, करप्शन की वजह से स्टेबिलिटी खत्म हो गई थी, उसका फायदा उठाने का सोचा। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना सबसे बेस्ट एफर्ट करेंगे मुगल पावर को खत्म करने में। हाउएवर, फिर भी द फ्रेंच ऑल्सो चेरिश द सेम डिजाइन्स, और फ्रेंच जो थे वो भी इसी प्रकार के उस पे पद चिन्हों पे चल रहे थे। ब्रिटिश एलिमिनेटेड द पुर्तगीज एंड द डच विदाउट एनी डिफिकल्टी। ब्रिटिश जो थे उन्होंने पुर्तगाल को और डच को, हॉलैंड के जो व्यापारी थे, उनको बिना किसी डिफिकल्टी के हटा दिया। बट द फ्रेंच पोज्ड ए सीरियस थ्रेट, लेकिन जो फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक बड़ा चैलेंज उनके सामने रख दिया। उनको हटाना बहुत ही मुश्किल चैलेंज था इंग्लैंड के लिए, ब्रिटिश के लिए। द ब्रिटिश हैड ए सेटलमेंट इन मद्रास विच हैड दे फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलाबंदी करना, सुरक्षित करने के लिए किले बनाना। ब्रिटिश जो होता है उनका एक सेटलमेंट था, उनकी एक बस्ती कह सकते हो, उनका एक ट्रेडिंग सेंटर कह सकते हो मद्रास में, जिसे उन्होंने क्या कर दिया, फोर्टिफाइड कर दिया। द फ्रेंच हैड वन सच सेटलमेंट इन पौंडीचेरी, और फ्रेंच के लोग थे उनका भी एक पौंडीचेरी में ऐसा सेटलमेंट था। द 3 स्टेट ऑफ दिस रीजन, हैदराबाद, कर्नाटक एंड मैसूर, वर इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एट दिस टाइम। और उन्हीं दिनों 3 जो क्षेत्र थे, कौन कौन से, हैदराबाद, कर्नाटक मीन्स कर्नाटक, एंड मैसूर वर इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एट दिस टाइम। लगातार आपस में लड़ रहे थे। कौन कौन, हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर, ये 3 स्टेट ऐसे थे जो आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, अब इसका फायदा आपस में जो लोकल जो हमारे जो राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे, कौन कौन से, हैदराबाद के, कर्नाटक के और मैसूर के। इसका फायदा उठाया फ्रेंच और ब्रिटिश ने। फ्रेंच एंड द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस राइवलरी, इस फूट का फायदा उठाया किसने, इस युद्ध का फायदा उठाया किसने, ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ने। दे अलाइड देमसेल्व्स, अलाइड का मतलब एकजुट होना, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ संधि कर ली। विद राइवल ग्रुप्स, जो युद्ध किया, ये जो लोग जो थे, 3 जो ग्रुप थे, 3 स्टेट जो आपस में युद्ध कर रहे थे, इनके अगेंस्ट उन्होंने क्या कर ली, अपने एक दूसरे पे संधि कर ली। एज ए रिजल्ट ऑफ विच 3 वार्स टुक प्लेस बिटवीन 1746 एंड 1763। 1740 से 1763 के बीच में 3 युद्ध हुए। किस किस के बीच में, हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर, इन तीनों का फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। द वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर नोन एज कार्नेटिक वार, और इसे कहा गया कार्नेटिक वार्स कहा गया। ठीक है, समझ गए।
ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो 1740 से 1763 के बीच में जो वार हुए थे उनको कार्नेटिक वार्स कहा गया। क्लियर? क्यों हुए ये वार? इन वार का मुख्य उद्देश्य था भारत में अपना सेटअप करना और दूसरे जो राइवलरी थे उसको वहां से एलिमिनेट कर देना, दूसरा कौन? फ्रेंच, सीधी सी बात है। अब इन कर्नाटिक वार के बाद में ब्रिटिश जो थे उनकी पावर जो थी वो बढ़ जाती है। राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन बंगाल, बंगाल में ब्रिटिश की पावर बढ़ती है और ये कहा जाता था उस वक्त और आज भी कहा जाता है कि बंगाल जिसके पास है उसके पास में भारत का बहुत बड़ा एक आर्थिक क्षेत्र है, इकोनॉमिक जो रीजन है उसके हाथ में है। बंगाल वॉज फॉर्मली ए पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, बंगाल जो था उस वक्त एक मुगल एम्पायर का एक हिस्सा था। बट लेटर द नवाब ऑफ बंगाल हैड प्रैक्टिकली बिकम इंडिपेंडेंट, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो बंगाल का जो नवाब था उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। द ब्रिटिश कंपनी सिक्योर्ड ए फरमान फ्रॉम औरंगजेब विच ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड। अब वहां पे क्या हुआ, नवाब जो थे वो तो उसने इंडिपेंडेंट कर दिया, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों ने क्या चाल चली थी, औरंगजेब से उन्होंने एक फरमान हासिल कर लिया था। फरमान का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर जो होता है उसको फरमान कहते हैं। तो उन्होंने औरंगजेब से एक रिटर्न ऑर्डर हासिल कर लिया था जिसे फरमान कहते हैं, और उसमें क्या लिखा था, विच ग्रांटेड, जो ग्रांट करता था, अलाउ करता था द कंपनी को द राइट, अधिकार टू ड्यूटी फ्री ट्रेड, की वहां पे किसी प्रकार का उनको कोई कर नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिना किसी टैक्स के वो बंगाल में अपना बिजनेस कर सकते थे। ये अधिकार उन्होंने अंग्रेजों से औरंगजेब से प्राप्त कर लिया था। बट द कंपनी, लेकिन कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, केप्ट ऑन प्रेसिंग औरंगजेब फॉर मोर एंड मोर कंसेशन एंड मिसयूज एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, बार बार लगातार उन्होंने क्या किया, औरंगजेब को दबाते रहे, वो दबाव डालते रहे ज्यादा कंसेशन, छूट के लिए, और जो उनको छूट मिली, जो उनको फायदे मिले, जो उनको अधिकार मिले, उसका उन्होंने मिसयूज करना शुरू कर दिया। द कंपनी ऑफिशियल स्टार्टेड दियर प्राइवेट ट्रेड्स। अब पहले तो कंपनी का काम होता था, लेकिन अब कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने अपना खुद का प्राइवेट जो ट्रेड था, खुद का पर्सनल जो ट्रेड था वो भी करना शुरू कर दिया, विदाउट पेइंग ड्यूटी, बिना टैक्स दिए, काजिंग एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द नवाब ऑफ बंगाल। इससे बंगाल का जो नवाब था उनको बहुत बड़ा रेवेन्यू का नुकसान हुआ। ठीक है, उस वक्त जो नवाब थे वो थे आपके मुर्शिद कुली खान। The early Nawabs of Bengal, namely Murshid Quli Khan and Alivardi Khan, were strong rulers. उस वक्त काफी मजबूत ताकतवर रूलर थे वो। उन्होंने इस चीज का विरोध किया। They exercised strict control over the British and prevented not only the misuse of power but also suppressed their political ambitions during this period. ये जो मुर्शिद अली खां, कुली खां और अलीवर्दी खां उस वक्त के ताकतवर राजाओं में से थे। उन्होंने अंग्रेजों की मंशाओं को भापा और उन्होंने अंग्रेजों की जो इस प्रकार की जो नीति थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। उनकी जो पॉलिटिकल जो सोच थी कि वो राजनीतिक रूप से ताकतवर होकर के राजा बनना चाह रहे थे अंग्रेज, उसको भी रोकने की कोशिश की उन्होंने। ठीक है, अब वहां पे बंगाल नवाब का जो बंगाल था उसके साथ युद्ध होता है। सिराजुद्दौला उस वक्त थे, सिराजु उसका अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, और ये जो युद्ध है ये काफी हद तक ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की शुरुआत थी देश में जीत की। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।